हेलो एवरीवन, वेलकम टू 360 डिग्री क्लासेस। आई एम नरेंद्र कुमार। पिछले क्लास में हमने पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 1 को स्टार्ट किया था और हमने शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध के उत्पत्ति के कारण क्या है इसको हम डिस्कस कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग शीत युद्ध के विकास को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि कोल्ड वार का डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ। ठीक है, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप प्रीवियस लेक्चर को जाकर देखिएगा, तब ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेक्चर अच्छा लगे तो उसे लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध का विकास। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोल्ड वार का डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ, शीत युद्ध का विकास किस तरह हुआ। तो शीत युद्ध के विकास को, ठीक है, हम 4 चरणों में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, शीत युद्ध के विकास को हम 4 चरणों में देखेंगे, क्योंकि शीत युद्ध का स्टार्टिंग शुरुआत कब हुआ था 1945 में, इसका एंडिंग कब होता है 1991 तक। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 1945 से लेकर 1991 तक टोटल घटनाक्रम को देखेंगे कि 1945 से 91 तक क्या क्या हुआ था। तो इसलिए हमने क्या किया है, इस पूरे घटनाक्रम को 4 क्रम में डिवाइड कर दिया है। पहला विकास पढ़ेंगे हम लोग 1946 से लेकर 1953 तक का, ये शीत युद्ध के विकास का प्रथम चरण है हमारा। 1946 से 1953 तक का जो है ये हमारे शीत युद्ध के विकास का प्रथम चरण है। उसके बाद हम लोग दूसरा चरण पढ़ेंगे 1953 से 1963 तक। उसके बाद फिर हम लोग तीसरा चरण पढ़ेंगे 1963 से 69 तक, जो कि तनाव शैथिल्य का काल है। इसमें लगभग कुछ ठंडा पड़ गया था। उसके बाद फिर 1970 से लेकर 1989 तक, जिसको नया शीत युद्ध का नाम दिया गया है। उसके बाद का फिर हम लोग एंडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे विकास क्रम में हम लगभग शीत युद्ध को लगभग पूरी तरह समझ चुके होंगे। उसके बाद हमारा 1-2 टॉपिक और बचेगा। ठीक है, कि शीत युद्ध का विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। ओके, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग शीत युद्ध के विकास के प्रथम चरण से, जो कि है कहाँ से कहाँ तक, 1946 से 1953 तक। ठीक है, 1945 में लगभग शीत युद्ध की स्टार्टिंग हो चुकी थी। चलिए, हमारा इस विकास का जो पहला घटना है वो 1946 की घटना है। 1946 में देखिए 1946 में देखिए क्या हुआ था। 1946 में चर्चिल ने सोवियत संघ के साम्यवाद की आलोचना की। ठीक है, 1946 में विंस्टन चर्चिल, ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने क्या की, सोवियत संघ के साम्यवाद की आलोचना की। देखिए क्या हुआ था कि अमेरिका में एक जगह है फुलटन। ठीक है, अमेरिका में एक जगह है फुलटक नामक। ठीक है, अमेरिका के फुलटन नामक स्थान पर आंग्ल अमेरिकी गठबंधन को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। ठीक है, एक गठबंधन हो रहा था अमेरिका और अंग्रेज़ों के बीच में। ठीक है, किस स्थान पर, फुलटन नामक स्थान पर। ठीक है, उनकी गठबंधन को अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए, ठीक है, उन्होंने एक भाषण दिया था और उस भाषण में उन्होंने सोवियत संघ के साम्यवाद की जमकर आलोचना की थी। तो इससे जाहिर सी बात है कि जब आप किसी की आलोचना कीजिएगा तो अगले को तो कष्ट होगा ही ना। तो वैसा ही हुआ कि जब विंस्टन चर्चिल ने 1946 में फुलटन नामक स्थान पर आंग्ल अमेरिकी गठबंधन को मजबूत करने के लिए सोवियत संघ के साम्यवाद की आलोचना करते हैं, तो इससे क्या हुआ, सोवियत संघ विरोधी भावना जो है स्पष्ट तौर पर उनकी उभर कर सामने आ रही थी। ठीक है, और अमेरिकी सीनेट ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति को क्या बोला कि ये सोवियत संघ की जो विदेश नीति है, उनकी फॉरेन पॉलिसी है, वो आक्रामक है, विस्तारवादी है। ठीक है, तो इससे सोवियत संघ को चोट पहुंचा। ठीक है, और जिससे शीत युद्ध को क्या मिला, बढ़ावा मिला। तो पहला घटना क्या था हमारा, विंस्टन चर्चिल द्वारा साम्यवाद की आलोचना करना।
ठीक है, विंस्टन चर्चिल द्वारा सोवियत संघ के साम्यवाद की आलोचना करना हमारा पहला घटनाक्रम है। ठीक है, उसके बाद चलिए दूसरे घटनाक्रम को चलते हैं। दूसरा घटनाक्रम हम लोग लगभग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है कि मार्च 1947 में क्या हुआ था, ट्रूमैन सिद्धांत के बारे में हम देख चुके हैं। ठीक है, कि ट्रूमैन सिद्धांत में क्या किया गया था, साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए, है ना, ये बोला गया था कि जो भी देश क्या करेगा, साम्यवाद का विरोध करे, साम्यवाद को नहीं अपनाएगा, ठीक है, हम उसे क्या करेंगे, आर्थिक सहायता देंगे, सैनिक सहायता देंगे। ठीक है, जिसके तहत जो है यूनान, टर्की में भी अमेरिका क्या किया था, हस्तक्षेप किया था। तो यही चीज़ हुआ था आपका मार्च 1947 में। ठीक, दूसरा घटनाक्रम हमारा यही है। देखिए, मार्च 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत द्वारा साम्यवादी प्रसार रोकने की बात की गई। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व के किसी भाग में अमेरिकी हस्तक्षेप को उचित ठहराया गया। ठीक है, यूनान, टर्की में अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप करके सोवियत संघ के प्रभाव को कम करने की बात स्वीकार की गई। अमेरिका ने आर्थिक सहायता के नाम पर हस्तक्षेप करने के चाल चलकर शीत युद्ध को भड़काया और विश्व शांति को भंग कर दिया। देखिए, अमेरिका का कहना था, अमेरिका यहाँ पर क्या कहा, अमेरिका का यहाँ चाल था, अमेरिका का चाल था कि हम हस्तक्षेप करेंगे, वो सही है। ठीक है, और वो कैसे हस्तक्षेप करता है, वो ट्रूमैन सिद्धांत के अनुसार किसी भी देश में हस्तक्षेप कर सकता था, क्योंकि उसने कहा था कि जो भी साम्यवाद को प्रभाव को कम करने में सहायता करेगा, ठीक है, जो भी साम्यवाद का विरोधी है, विरोध करेगा, हम उसे क्या करेंगे, आर्थिक सहायता देंगे। ठीक है, तो सहायता देंगे तो हम आप में हस्तक्षेप करेंगे। ठीक है, इस तरह की बातें अमेरिका ने कही। ठीक है, और इसी का प्रभाव देखे थे हम लोग पिछले क्लास में, देखे थे ना, यूनान और टर्की में, कि जैसे कैसे यूनान और टर्की में जब साम्यवाद का प्रभाव बढ़ रहा था तो अमेरिका बीच में एंट्री करता है। ठीक है, और वहाँ के मामलों में हस्तक्षेप करता है ट्रूमैन सिद्धांत के ही अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद दूसरा घटनाक्रम जो कि हम लोग देख चुके हैं, वो क्या था, मार्शल योजना, 23 अप्रैल 1947 को। ठीक है, अमेरिका द्वारा प्रतिपादित मार्शल योजना ने भी सोवियत संघ के मन में अविश्वास और वैमनस्य की भावना को बढ़ावा दिया। देखिए, इसमें लोग पढ़े थे ना, मार्शल योजना में क्या कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जिन पश्चिमी देशों को क्षति पहुंची है, उन्हें हम क्या करेंगे, आर्थिक सहायता देंगे, ताकि वो फिर से अपना क्या कर सके, पुनर्निर्माण कर सके। अब यहाँ पर देखिए कितना पैसा देने की बात की गई थी, तो लगभग 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देने के कार्यक्रम को स्वीकार किया गया था। ठीक है, 12 अरब डॉलर जो है देने का प्रस्ताव पास किया गया था, कि जिस पश्चिमी देशों को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ठीक है क्षति हुई है, उनको पुनर्निर्माण के लिए 12 अरब डॉलर लगभग दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इस योजना में शर्त क्या थी, इस योजना में एक शर्त रखी गई थी। शर्त क्या थी कि वे अपनी शासन व्यवस्था को साम्यवादियों से दूर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया गया था कि जिस देशों को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्षति हुई है, हम उन्हें 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, शासन व्यवस्था से साम्यवादियों को दूर रखना है, तभी हम आपको क्या करेंगे, आर्थिक सहायता देंगे। अब ऐसे बात से फिर क्या होता है कि सोवियत संघ के मन में पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति घृणा का भाव तो पैदा होगा ही होगा। ठीक है, जिससे शीत युद्ध को और भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो 2-3 घटना देखा हमने। पहला घटना क्या देखा हमने, चर्चिल के बारे में, कि चर्चिल ने क्या की, सोवियत संघ के साम्यवाद की आलोचना की। दूसरा घटना देखा हमने ट्रूमैन सिद्धांत के रूप में। तीसरा घटना देखा हमने मार्शल योजना के रूप में। उसके बाद चौथा घटना हमारा कौन सा है, 1948 की घटना है, ये भी हम लोग देख चुके हैं, बर्लिन की नाकेबंदी। ठीक है, यहाँ भी हम लोग देख चुके थे ना, कि यहाँ भी क्या हुआ था आपका, कि जब बताया था मैंने कि पूरे जर्मनी को 2 भाग में बांट दिया गया था। पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ का अधिकार था और पश्चिमी जर्मनी जो है ब्रिटेन और अमेरिका के अंडर थी। तो पश्चिमी जर्मनी के कुछ क्षेत्रों में क्या किया गया था, वहाँ पर नई मुद्रा प्रचलन में लाई गई थी, तो जिसका विरोध क्या करती है, सोवियत संघ करती है। ठीक है, और ये मानने को भी सोवियत संघ तैयार नहीं थे कि हमें कि ये हमारी गलती है। तो बात यूएनओ में गया, फिर उसके बाद कुछ सॉल्व होता है। ठीक है, तो उसमें बर्निंग की नाकेबंदी की थी, उसी के दौरान की गई थी।
ठीक है। तो ये भी घटना जो है क्या की, इससे भी शीत युद्ध को बढ़ावा मिला और शीत युद्ध का माहौल जो है विकसित हुआ। तो चौथा घटनाक्रम हमारा क्या था, 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी। ठीक है, तो 4 घटना हमने देख लिया। उसके बाद 5वां घटना देखिए क्या है आपका, 5वां घटना है जर्मनी के विभाजन। ठीक है, जर्मनी के विभाजन ने भी दोनों महाशक्तियों के विरोध की प्रवृत्ति को जन्म दिया। देखिए, जर्मनी का बंटवारा ही इसलिए हुआ था ताकि दोनों शक्तियां अपने अपने क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा सकें। ठीक है, लेकिन अमेरिका की मार्शल योजना तथा सोवियत संघ की कोमिकॉन की नीति ने यूरोप को सोवियत संघ तथा अमेरिका के मध्य शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। ठीक है, देखिए क्या हो, जर्मनी के विभाजन के बाद क्या होता है कि दो गुट में जर्मनी के 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है, एक पश्चिमी जर्मनी, एक पूर्वी जर्मनी, दोनों जस्ट ओपोजिट कंसेप्ट के, दोनों जस्ट आइडियोलॉजी का दोनों का क्या है डिफरेंस है, दोनों की विचारधारा अलग है, जिसके कारण हमेशा तनाव का माहौल होता था। ठीक है, तो 5 घटनाक्रम है। ठीक है, पहला घटनाक्रम क्या था, चर्चिल द्वारा सोवियत संघ के साम्यवाद की आलोचना कहाँ पर की गई थी, फुल्टन नामक स्थान पर, अमेरिकी आंग्ल गठबंधन को मजबूत करने के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा घटनाक्रम हम देखा ट्रूमैन सिद्धांत के रूप में। ठीक है, जिसमें क्या किया गया था, यह कहा गया था कि जो भी देश क्या करेगा, साम्यवाद के प्रसार को रोकेगा, हम उनको आर्थिक सहायता, सैन्य सहायता, राजनीतिक सहायता देंगे। तीसरी बात क्या कही थी मार्शल योजना में, मार्शल योजना में क्या कही गई थी बात कि जिस पश्चिमी देशों को द्वितीय विश्व के दौरान क्षति हुई है, हम उन्हें पुनर्निर्माण के लिए 12 अरब डॉलर की राशि देंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको क्या करना है, सोवियत संघ के प्रभाव को कम करना होगा, सोवियत संघ के साम्यवाद से दूर रहना होगा। ये शर्त हो गया। फिर उसके बाद देखा हमने कौन सा शर्त, उसके बाद क्या देखा हमने, बर्लिन की नाकेबंदी की गई थी। उसके बाद बर्लिन की नाकेबंदी के बाद जर्मनी के विभाजन को देखा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 1949 में हुआ था। ठीक है, घटनाक्रम में क्या कि 1949 में अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों के सहयोग से नाटो जैसे सैनिक संघ का निर्माण किया। अब देखिए नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी एक तरह का एक सैनिक संघ बनाया गया, अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा जो है एक सैनिक संघ बनाया गया। अब देखिए इस सैनिक संघ बनाने का उद्देश्य क्या था, इस सैनिक संघ को बनाने का उद्देश्य यही था कि अटलांटिक क्षेत्र में शांति बनाए रखना, है ना, किसी भी बाहरी क्षेत्र के खतरों से कारगर ढंग से निपटना। ठीक है, ये उसका उद्देश्य था। इस संधि में यह बात कही, इस संधि में सोवियत संघ को सीधे चेतावनी दी गई थी कि यदि वो क्या करता है, संधि में शामिल किसी भी देश पर आक्रमण करता है तो यह माना जाएगा कि उसने सब देशों पर आक्रमण किया है और उस पर सारा देश मिलकर, जो भी संधि में शामिल देश हैं सब मिलकर उसको जवाब देंगे। मतलब सीधे रूप से उसको धमकी दे दी गई यहाँ पर सोवियत संघ को कि अगर तुम ऐसा करते हो, ठीक है, किसी भी देश पे हमला करते हो तो तुम्हें इसका भयंकर परिणाम भुगतना होगा। ठीक है, तो इससे तो और मतभेद दोनों में बढ़ गया और आगे चलकर इसके जवाब में, नाटो के जवाब में फिर सोवियत संघ भी इसी तरह का एक सैनिक संगठन बनाते हैं जिसका नाम है वार्सा पैक्ट। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे दूसरे चरण में। ठीक है, तो 1949 में देखा क्या हुआ, आपका नाटो का स्थापना हुआ। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर नोट में लिखा हुआ आपका नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ था इसका, 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय कहाँ पर इसका है, ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है। अभी वर्तमान में नाटो के 30 राज्य हैं। और देखिए वार्सा पैक्ट जो सोवियत संघ का बना था वो समाप्त हो चुका है सोवियत संघ के विघटन के साथ ही। इसकी आधिकारिक भाषा क्या क्या है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है। इसके महासचिव कौन से है, जेन्स स्टोलनबर्ग। और सैन्य समिति के अध्यक्ष है इसके गियाम पाओलो दी पाओला। ओके, तो नाटो से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार नाटो से क्वेश्चन आता ही आता है। इससे आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा कि नाटो की स्थापना कब की गई थी, तो 1949 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, अमेरिका और पश्चिमी देशों के द्वारा की गई थी। नाटो एक कैसा संगठन है, नाटो एक सैन्य संगठन है। ठीक है, उद्देश्य भी देख लिया हमने क्या था कि अटलांटिक क्षेत्र में बाहरी क्षेत्रों के खतरे से कारगर ढंग से निपटना। उसके बाद देखा हमने कि नाटो के द्वारा जो है डायरेक्टली चेतावनी दी गई थी कि इसको, सोवियत संघ को, कि यदि तुम आक्रमण करोगे संधि में शामिल किसी भी देश पर तुमको भयंकर परिणाम जो है भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था नाटो। नाटो को
याद कर लीजिएगा कि नाटो जो है, नाटो से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है 6 घटनाक्रम को देख लिया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट घटनाक्रम की ओर चलते हैं, जो कि हमारा है, देखिए 7वां क्या है हमारा, अक्टूबर 1940 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना होने से अमेरिका का विरोध अधिक प्रखर हो गया। देखिए चीन में क्या हुई थी, साम्यवादी शासन की स्थापना, चीन भी तो आपका साम्यवाद बन चुका था। ठीक है, अब जैसे ही चीन क्या करता है, साम्यवादी बन जाता है, उसकी बात होती है एंट्री करने की, कहाँ पे, यूएनओ में, तो वहाँ पर अमेरिका उसको चुनौती देता है। अमेरिका बीच में आता है कि नहीं, इसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, अमेरिका उसको चुनौती देता है। ठीक है, तो इससे सोवियत संघ का सपोर्ट कर रहा है, तो इससे क्या होता है कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में फिर से शीत युद्ध का वातावरण और अधिक प्रबल होने लगता है। ठीक है, तो ये 7 घटनाक्रम हो गया आपका विकास का प्रथम चरण में। उसके बाद नेक्स्ट घटना है आपका 1950 का कोरिया संकट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोरिया युद्ध जो है हमको हमारे सिलेबस में भी है और इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो इसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस पूरे घटनाक्रम में क्या क्या हुई थी। ठीक है, चलिए इस घटनाक्रम को हम लोग ध्यान समझते हैं। इस घटनाक्रम को समझने के लिए आप इस मैप को देखिए, ध्यान से इस मैप को देखिए। देखिए ये आपका जो है कोरिया का मैप है, वर्तमान कोरिया का मैप है। ठीक है, देखिए इस घटनाक्रम में क्या क्या हुआ था। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा कोरिया है। ठीक है, ये पूरा कोरिया है ना। क्या किया गया था, हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध पर पहले यहाँ पर जो है जापान का कब्जा था। ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पर जापान का कब्जा था और जापान लोग जो है कोरिया पर बहुत ही ज़्यादा शोषण किए थे। ठीक है, जापानी लोग कोरिया का बहुत ज़्यादा शोषण किए, उन पर ज़बरदस्ती जो है ना, अपना संस्कृति कहा जाता कि आप मेरे संस्कृति को अपनाइए, आप मेरी भाषा को अपनाइए, मतलब उनको अपना संस्कृति खोने के लिए कहा जा रहा था। ठीक है, तो इस तरह की बातें हो रही थी। अब पहले सबसे गंदा जो वहाँ पर घटनाक्रम हुआ था वो क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान है ना, जितनी भी यहाँ कोरियन महिलाएं हैं उनको जापानी सैनिकों को भेजा जा रहा था। ठीक है, यौन शोषण के लिए। तो फिर अमेरिका वहाँ के सैनिक, जापानी सैनिक यहाँ के महिलाओं को क्या बोलते थे, कंफर्ट वुमेन, मतलब वैसी वुमेन जो आराम देती है उनको। ठीक है, तो इस तरह से उनका यौन शोषण भी किया गया, बलात्कार किया गया। तो इस घटना के लिए तो बाद में जापान क्या करते हैं, जापान माफ़ी भी मांगता है कोरिया से, लेकिन ये ऐसा घटना था, ठीक है, जिसे माफ़ करना भी है ना सही नहीं है। तो क्या हुआ कि उस चीज़ को लेकर अभी भी आपका क्या है, कोरिया और जापान में दुश्मनी है। जो देखा था आपने फिर कि कोरिया ने बोला भी था कि हम जापान पे हमला करेंगे, तो अमेरिका बीच में आया था। ठीक है, तो ये घटनाक्रम हुई थी। अब देखिए क्या हुआ कि जापान का पहले यहाँ कब्जा था, अब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हो गई, तो जहाँ जहाँ जापान का कब्जा था वहाँ पर से उस जापान को आत्मसमर्पण करा के, ठीक है, उस क्षेत्र को आज़ाद करना था। ठीक है, ये मोटो रखा गया था। तो वैसा ही करने के लिए, ठीक है, इसको इंडिपेंडेंट करने के लिए क्या होता है कि नॉर्थ साइड से उत्तर की ओर से, यहाँ देख सकते हैं उत्तर की ओर से यहाँ एंट्री होता है किसका, यूएसएसआर का। ठीक है, सोवियत संघ की एंट्री होती है उत्तर की ओर से, कि हम उत्तर की ओर के जितनी भी जापानी सैनिक हैं उनको यहाँ से हटाएंगे और इसको आज़ाद कराएंगे। फिर दक्षिण की ओर से एंट्री होता है क्या, किसका, यूएसए का। देखिए उत्तर से एंट्री हुआ सोवियत संघ का, दक्षिण से एंट्री हुआ अमेरिका का। किस लिए एंट्री होता है, क्योंकि यहाँ पर जो जापानी सैनिक हैं उनको आत्मसमर्पण करा के इसको आज़ाद करने के लिए। अब होता क्या है, देखिए कि दोनों ये निश्चय करते हैं कि हम जो एंट्री कर रहे हैं वो हम लोग इस लाइन पर आके रुक जाएंगे, 38th पैरेलल लाइन पर आके जो है हम लोग यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। उत्तर की ओर से सोवियत संघ एंट्री की, दक्षिण की ओर से अमेरिका एंट्री की और दोनों 38th पैरेलल लाइन पर आके रुक गए। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, देखिए सोवियत संघ जो है ठहरा साम्यवादी और अमेरिका ठहरा एक पूंजीवादी। ठीक है,
जब तक इनको आज़ाद कराया गया तब तक सोवियत संघ ने लगभग पूरे नॉर्थ कोरिया को साम्यवादी बना दिया था और अमेरिका ने पूरे साउथ कोरिया को पूंजीवादी बना के रख दिया। ठीक है, अब होता क्या, 1948 में अमेरिका क्या करती है, साउथ कोरिया में चुनाव कराती है। चुनाव करा के इनको यहाँ का नेता चुना गया, जो नेता कौन हुए, सियांग मारी। ठीक है, सियांग मांगरी जो है साउथ कोरिया के नेता चुने गए। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल है, और नॉर्थ कोरिया की राजधानी कौन सा है, प्योंगयांग है। ठीक है, तो साउथ कोरिया में 1948 में चुनाव हुआ और चुनाव के बाद जो है यहाँ के नेता चुने गए, कौन, सियांग मांगरी। लेकिन सोवियत संघ क्या करता है, नॉर्थ कोरिया में कोई चुनाव नहीं कराता है और बिना चुनाव कराए वो वहाँ एक साम्यवादी नेता को बैठा देता है, जो कि कौन होता है, किम इल सुंग, जो कि किम जोंग के ही पूर्वज हैं। ठीक है, किम इल सुंग जो हैं वो नॉर्थ कोरिया में आ जाते हैं, जो कि बिना चुनाव के हुआ था, और साउथ कोरिया में चुनाव कराकर अमेरिका आती है और 1948 में, है ना, सियांग मारी यहाँ के नेता चुने जाते हैं। उसके बाद दोनों यहाँ के नेता चुन के दोनों यहाँ से हट गए। ठीक है, सोवियत संघ वापस चली गई, इधर से अमेरिका अपना सेना हटा ली, वापस चली गई। अब देखिए वो लोग यहाँ तो आए, जापान को आसमान तो करा दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, पूरे कोरिया पेनिसुला को, पूरे कोरिया को उन्होंने बांट दिया दो पार्ट में, उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया। इस तरह से कोरिया का विभाजन हो गया। अब जैसा ही वो दोनों जाते हैं, अब ये दोनों आपस में लड़ते हैं, कहते हैं कि पूरा कोरिया जो है एक है, कोरिया दो नहीं हो सकता। ठीक है, अब कोरिया एक है, दोनों बात इस पर सहमति है, दोनों सहमत है कि हाँ, नॉर्थ कोरिया वाला भी कह रहा है कि पूरा कोरिया एक है, साउथ कोरिया का भी कहना है कोरिया एक है। ठीक है, लेकिन अब बात यहाँ हुई कि यहाँ कब्जा, यहाँ पर राज किसका चलेगा, कौन यहाँ का नेता बनेगा। अब देखिए दोनों का विचारधारा अलग अलग है, एक है साम्यवादी, ये एक है पूंजीवादी। अब नॉर्थ कोरिया जो है साउथ कोरिया से थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली है। शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि नॉर्थ कोरिया को सोवियत संघ का पूर्ण समर्थन था। सोवियत संघ जो है नॉर्थ कोरिया को हर तरह के हथियार जो है सप्लाई कर रही थी। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया की सेना जो है साउथ कोरिया की सेना से क्या है, बहुत मजबूत है। ठीक है, तो होता क्या है, नॉर्थ कोरिया जो है साउथ कोरिया पर 1950 में आक्रमण कर देती है। ठीक है, क्या कि नॉर्थ कोरिया जो है साउथ कोरिया पर 1950 में आक्रमण कर दी। तो जब इस पर आक्रमण हुआ तो ये गया अमेरिका के पास, और ये बात फिर बाद में फिर अमेरिका से होते हुए कहाँ गया, संयुक्त राष्ट्र में, यूएनओ में। ठीक है, तो जब ये बात यूएनओ में गई तो यूएनओ ने फैसला क्या किया, यूएनओ ने अपनी सेना भेजी यहाँ पर ताकि साउथ कोरिया को आज़ाद कराया जा सके, और वहाँ की जो सेना यहाँ पे एंट्री की उसको क्या बोला जाता है, ब्लू हेलमेट सेना। ठीक है, यूएनओ की जो सेना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना है, उसे ब्लू हेलमेट बोला जाता है। और इस पूरे सेना का कमान जो है सौंपा गया किसको, द्वितीय विश्व युद्ध के जो हीरो थे अमेरिका की तरफ से, जनरल डगलस मैकार्थर। ठीक है, उनको यहाँ की कमान सौंपी गई कि आपको ये सब देखना है। ठीक है, तो उन्होंने योजना क्या बनाई, जनरल डगलस मैकार्थर ने योजना यह बनाई कि हम क्या करेंगे, है ना, इस साइड से देखिएगा उन्होंने क्या योजना बनाई। उनका योजना था कि हम इस साइड से एंट्री करेंगे समुद्री मार्ग से, जहाज़ के द्वारा, है ना, समुद्री मार्ग से एंट्री करेंगे और हम लोग सियोल पर कब्जा करेंगे। तो देखिए उनका योजना ये था कि जब हम यहाँ पर कब्जा कर लेंगे तो उनका जो सप्लाई लाइन है ना, जो यहाँ से वो लोग एंट्री कर रहे हैं, इस सप्लाई लाइन को हम लोग तोड़ देंगे। यहाँ पर कब्जा कर लेंगे तो वो लोग यहाँ से यहाँ तक एंट्री नहीं कर पाएंगे, और जो भी यहाँ पर बच्चे उनको फिर हम लोग खदेड़ के मारेंगे। ठीक है, तो उनका योजना यही था कि यहाँ के सप्लाई लाइन को तोड़ना। तो ऐसा किया, उनका योजना सफल भी हुआ, पूरे साउथ कोरिया को उत्तरी कोरिया से आज़ाद करा लिया गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होता है कि डगलस मैकार्थर जो है यहीं तक नहीं रुकते हैं, अब ये आगे बढ़ते 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 क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ये खदेड़ते खदेड़ते यहाँ पर आए डगलस मैकार्थर और यहाँ पर पहुँच गए। अब देखिए यहाँ पर जो है एक नदी थी यालू रिवर। ठीक है, और यालू रिवर के इस साइड क्या है, चाइना है। संयुक्त राष्ट्र ने यहाँ पर मना किया गया था इन लोगों को कि यहाँ 38 पैरेलल में क्रॉस करके वहाँ नहीं जाने के लिए, लेकिन डगलस मैकार्थर ने किसी की बात नहीं सुनी और आगे चले गए। ठीक है, चेतावनी भी, यहाँ खतरा पहले सब जानते थे कि अगर ये आगे बढ़ती है सेना तो बगल में चाइना है, चाइना भी साम्यवादी है, वो भी क्या करेगा, अटैक कर देगा। जिस बात का डर था वही बात हुआ। जैसे ही ये लोग
डगलस मैकार्थर की सेना जो है यालू रिवर को क्रॉस करने जाती है, यहाँ यालू रिवर पर पहुँचती है, वैसे ही चाइना जो है अपना लाखों की फौज भेज देता है और वो फिर आक्रमण कर देता है। ठीक है, फिर चाइना का एंट्री होता है, चाइना नॉर्थ कोरिया दोनों मिलकर, ठीक है, फिर इसकी सेना को खदेड़ते हुए पूरा साउथ कोरिया पे फिर से कब्जा कर लेते हैं। बस एक क्षेत्र था यहाँ पर बुसान, इसको छोड़कर लगभग सारे कोरिया पे फिर से कब्जा हो जाता है। ठीक है, और चाइना भी अब यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, चाइना इसको पूरा खदेड़ दिया। अब क्या होता है कि अब ये यहाँ तो कोरिया पर फिर से कब्जा हो गया। ठीक है, तो फिर आप क्या करती है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है फिर से अपनी सेना भेजती है, लेकिन इस बार जो सेना का जो कमान है वो डगलस मैकार्थर से छीन लिया गया, क्योंकि उन्होंने बातों की अवहेलना की, उनको मना करने के बावजूद भी वो वहाँ तक पहुँच गए थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि चाइना ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, तब डगलस मैकार्थर से कमान वापस छीन ली। ठीक है, वो तो यहाँ तक ये भी कह रहे थे कि यहाँ पर परमाणु बम गिराते हैं। ठीक है, तो इस तरह के अब वहाँ से छीन लिया गया, उनसे कमान जो है वापस छीन लिया गया, अब किसी और को कमान सौंपा गया। ठीक है, तो फिर से संयुक्त राष्ट्र की सेना आती है। ठीक है, फिर से यहाँ पर अटैक होता है और पूरे साउथ कोरिया को खाली कराया जाता है, लेकिन ये लोग फिर क्या करते हैं, यहाँ पर 38th पैरेलल लाइन पर आकर अब की बार सेना जो है रुक जाती है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से साउथ कोरिया को आज़ाद करा लिया गया। और उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन्होंने इस युद्ध को रोकने के लिए एक सुझाव क्या दिया कि हम क्या करते हैं कि इस 38 के पैरेलल लाइन के इधर है ना और इधर 4 किलोमीटर में क्या करते हैं, एक फेंसिंग तैयार कर देते हैं। ठीक है, फेंसिंग तैयार करने इस तरह से एक फेंसिंग करते हैं। तो फेंसिंग करने मतलब जाल है ना, इस तरह से इसको केज से घेर देते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ की सेना जो है इधर एंट्री नहीं कर पाएगी और उधर की सेना जो है यहाँ एंट्री नहीं कर पाएगी, जिससे युद्ध क्या रहेगा, रुक जाएगा, युद्ध फ्यूचर में नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर युद्ध तो रुक गया, लेकिन दोनों के बीच में जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में दुश्मनी थोड़ी ख़त्म हुई है, वो अभी भी चल रही है। ठीक है, और अभी भी देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में अक्सर झगड़ा होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर युद्ध तो रोक दिया गया, लेकिन शांति अभी भी वहाँ नहीं स्थापित हो पाई है। ठीक है, तो ये था हमारा कोरिया युद्ध। आई होप आप लोग को कोरिया युद्ध जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ था इसमें, नॉर्थ कोरिया में सोवियत संघ एंट्री की, साउथ कोरिया में अमेरिका एंट्री की। उसके बाद 38th पैरेलल लाइन पे आकर दोनों रुक जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 1948 में साउथ कोरिया में चुनाव कराया गया, स्यांग मारी नेता चुने गए। नॉर्थ कोरिया में किम इल सुंग को बिना चुनाव कराए नेता बना दिया गया। फिर जब दोनों हटते हैं तो पूरा कोरिया एक कहने की बात होती है, दोनों में वर्चस्व की लड़ाई होती है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर आक्रमण करता है, साउथ कोरिया गया फिर लास्ट में यूएनओ के पास, बात गई यूएनओ में, यूएनओ ने सेना भेजा, डगलस मैकार्थर आए। ठीक है, समुद्री मार्ग द्वारा आगमन किया गया सियोल पे, ताकि सप्लाई लाइन को तोड़ दिया जाए। ठीक है, साउथ कोरिया को आज़ाद करा लिया गया, लेकिन डगलस मैकार्थर क्या करते हैं, रुकते नहीं हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे ही वो यालू रिवर पहुंचते हैं, चाइना अटैक करती है, फिर से साउथ कोरिया पे कब्जा कर लिया जाता है। उसके बाद फिर से सेना भेजी जाती है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, लेकिन इस बार डगलस मैकार्थर को कमान नहीं सौंपी जाती है। ठीक है, और फिर इस बार जो सेना आती है वो साउथ कोरिया को पूरी तरह से आज़ाद करा लेती है, लेकिन वो अब जाके 38th पैरेलल लाइन पर जाके रुक जाती है। फिर जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव के अकॉर्डिंग यहाँ पर फेंसिंग 4 किलोमीटर तक फेंसिंग कर दिया था 38 पैरेलल लाइन पे, जिससे युद्ध ना हो सके युद्ध। ठीक है, लेकिन यहाँ पर युद्ध तो रुक गया, लेकिन शांति स्थापित अभी तक जो नहीं हो पाई है। तो ये था आपका कोरिया युद्ध का घटना। आई होप आपको अच्छी तरह से पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए है ना, तो ये था आपका 1950 का कोरिया युद्ध। ठीक है, क्या हुआ था, जैसे हम लोग पढ़ा हम लोग अभी कि कोरिया के पूर्व में जापान स्थित है और पश्चिमी में चीन। ठीक है, ये मैप है कोरिया का आपका ना, कोरिया के अगर मैप को देखिएगा तो पूर्व साइड में है ना, कोरिया के पूर्व साइड में जापान स्थित है और पश्चिम में चीन। इस साइड जो है चीन हो गया आपका और इस साइड आपका जापान हो गया। ठीक है, तो क्या था वहाँ पर, कोरिया और जापान को है ना जापान ऑफ सी या ईस्ट भी विभाजित करती है। ठीक है, कोरिया जापान विभाजित कौन करती है, जापान ऑफ सी या ईस्ट सी। अब देखिए क्या होता है, इसकी ऐतिहासिक भूमिका क्या, देखिए 1910 में कोरिया पर जापान ने
कब्जा किया था। याद रखिएगा कि जापान ने कोरिया पर कब्जा कब किया था? 1910 में, ठीक है। और 1945 तक वहाँ जमकर शोषण व अत्याचार किए गए। इन्होंने कोरिया के लोगों की भाषा और संस्कृति खत्म करनी चाहिए, उन्होंने बताया था मैं आपको, ठीक है। और तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों द्वारा कोरियन महिलाओं का बलात्कार किया गया। जापानी सैनिक इन महिलाओं को कंफर्ट वुमेन बुलाते थे। इस घटना के लिए जापान ने कोरिया से माफ़ी मांगी, पर आज भी दोनों के एक दूसरे के दुश्मन हैं, ठीक है। ये बात हम लोग देख चुके हैं कि कैसे जापान जो है 1910 में कोरिया पे कब्जा किया, 1945 तक जमकर शोषण किया, वहाँ की महिलाओं का बलात्कार किया, ठीक है। महिलाओं को वहाँ के कंफर्ट वुमेन बुलाया, ठीक है। इस घटनाक्रम के बाद दोनों में दुश्मनी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप लोग को पूरा मैप याद रखना है, एग्ज़ाम में अगर पूछे तो ये मैप भी बनाना है, ठीक है। हर कुछ दिखाना है, कोरिया कहाँ है, कहाँ चीन पड़ता है, कहाँ जापान पड़ता है, हर कुछ नोट करना है। जापान ने कब कब्जा किया, जापान यहाँ से कब हटता है, क्या क्या करता है यहाँ पर, हर कुछ लिख के आना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या होता है कि जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई, ठीक है, तो क्या होता है कि जापान की हार हो गई। उसमें जापान के सैनिकों ने कोरिया में आत्मसमर्पण कराने के लिए उत्तर से सोवियत संघ तथा दक्षिण से अमेरिका ने कोरिया में प्रवेश किया, और दोनों राष्ट्रों में यह निश्चय किया कि हम 38th पैरेलल लाइन पर जाकर रुक जाएंगे। इस तरह कोरिया का विभाजन हो गया, जो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। सोवियत संघ और अमेरिका का इरादा कोरिया को कब्जा करना नहीं, बल्कि वहां चुनाव करा के लोकतंत्र की स्थापना करना था। फिर मैं देखा था कि क्या हुआ था कि 1948 में दक्षिण कोरिया में अमेरिका क्या करता है, चुनाव कराता है, और वहाँ पर सियांग मांग री वहाँ के नेता चुने गए, जो कि पूंजीवादी या उदारवादी विचार के थे। और हमने देखा था कि उत्तर कोरिया में क्या किया गया था, किम इल सुंग को बिना चुनाव कराए वहाँ का नेता चुन लिया गया था, और वो एक साम्यवादी विचारक नेता था। उसके बाद क्या हुआ था कि सियांग मांग री और किम इल सुंग का यह मानना था कि पूरा कोरिया एक है, इसका कोई विभाजन नहीं होगा। इस तरह वहाँ वर्चस्व की लंबी लड़ाई शुरू हो गई। फिर क्या होता है कि सोवियत संघ द्वारा बहुत सारे हथियार उत्तर कोरिया को दिए जाते थे, तब सोवियत संघ का उत्तर कोरिया को पूरा समर्थन था, जिस कारण इसकी सेना पूरी मजबूत थी। 25 जून 1950 को उत्तर कोरिया जो है दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया, और बुसान शहर को छोड़कर पूरे दक्षिण कोरिया पर कब्जा कर लेता है। जब यह बात कहाँ जाती है, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, अपनी सेना भेजता है, जिसे ब्लू हेलमेट बोला जाता है, और इस सेना का नेतृत्व का भार किसको सौंपा गया, जनरल डैकार्थस है ना, जनरल डगलस मैकार्थर को सौंपा गया। फिर क्या होता है कि जनरल डगलस मैकार्थर से योजना बनाते हैं क्या कि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के नज़दीक इंचोन पर समुद्री मार्ग द्वारा क्या किया जाएगा, आक्रमण किया जाएगा, ठीक है। इनकी इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताया था मैंने आपको कि उत्तर कोरिया की आर्मी सप्लाई लाइन को तोड़ना। उनकी इस योजना जो है सफल होती है, और सितंबर 1950 को दक्षिण कोरिया को आज़ाद कर लिया जाता है। फिर क्या होता है, लेकिन डगलस मैकार्थर जो है इतने पर नहीं रुकते हैं, 38th पैरेलल लाइन को क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। और यालू ग्रीन हम जैसे ही पहुंचते हैं, चाइना क्या करती है, आक्रमण कर देती है। अमेरिकी राष्ट्रपति इस घटना को पहले ही बोले थे, उनको मना भी किए थे कि आप जाइएगा तो ऐसा परिणाम हो सकता है, लेकिन वो माने नहीं। फिर क्या होता है, अक्टूबर 1950 में यालू नदी में पहुंचते हैं, वो पास पहुंचते हैं, चीन अपना फौज भेज देता है और यूएनओ की सेना पे आक्रमण कर देता है। फिर यूएनओ की सेना को वहाँ से भागना पड़ता है, और इस तरह से, ठीक है, सियोल भी हार जाती है, ठीक है। सियोल पर भी कब्जा हो गया किसका, आपका उत्तरी कोरिया का और चाइना का। फिर क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने दक्षिण कोरिया को आज़ाद कराने के लिए और अपनी हार का बदला लेने के लिए फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना भेज दी गई, परंतु इस बार जनरल डगलस मैकार्थर को सेना की कमान वापस छीन ली गई, और अन्य सेनाध्यक्ष को यह हिदायत दी गई कि दक्षिण कोरिया को आज़ाद कराने के बाद 38th पैरेलल लाइन पर जाकर क्या करना है, रुक जाना है, उसको क्रॉस नहीं करना है। इस तरह दक्षिण कोरिया को फिर से आज़ाद करा लिया गया, लेकिन यह जंग अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में उपस्थित भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस तरह की घटना को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष एक योजना के अंतर्गत 38th पैरेलल लाइन पर
2 किलोमीटर उत्तर की ओर और 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर सीमा को की घेराबंदी कर दी गई। इस तरह यह जंग उस समय समाप्त हो गई, लेकिन वहाँ शांति की स्थापना अभी तक नहीं हो पाई है। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आई होप कोरिया युद्ध जो है आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे घटनाक्रम की ओर बढ़ते हैं। कोरिया युद्ध के बाद अब हमारा दूसरा क्रम देखिए क्या है कि 1951 में जब कोरिया युद्ध चल ही रहा था, उसी समय की घटना है। ठीक है, जब कोरिया युद्ध 1951 में चल ही रहा था तो अमेरिका क्या करता है, अपने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर जापान से शांति संधि कर लेता है। ठीक है, और इस संधि के कार्य को रूप देने के लिए क्या किया गया कि फ्रांसिस्को नगर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, और सोवियत संघ ने इसका क्या किया, विरोध किया कि जाहिर सी बात कि उस जापान हमारा क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान दुश्मन था हमारा। ठीक है, हम लोग उसको मित्र राष्ट्र उसको हराया था। तो यहाँ पर अब क्या करता, अमेरिका जो है जापान की तरफ दोस्ती के हाथ बढ़ाता है। ठीक है ना, दोनों दोस्ती हो गई। ठीक है, इसका विरोध करता है कौन, सोवियत संघ ने इसका फिर विरोध किया। ठीक है, अब देखिए इस योजना में क्या क्या बातें तय होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, इस योजना में जो है अमेरिका और चाइना के बीच में एक संधि हुई जिसको बोला जाता है प्रतिरक्षा की संधि। ठीक है, अमेरिका ने ये कहा कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे हमेशा, जब भी कोई तुम्हारे देश पर आक्रमण करना चाहेगा तो हम तुम्हारी रक्षा में खड़ा होंगे। यही कारण था कि जब कोरिया जो है जापान पे आक्रमण करने की बात करता है तो अमेरिका बीच में खड़ा हो जाता है कि है ना, उसकी मदद करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, जापान की रक्षा करने के लिए अमेरिका बीच में आता है, क्योंकि दोनों के बीच में 1951 में क्या हुई है, प्रतिरक्षा की संधि हुई है ना। और इस संधि का विरोध कौन करता है, सोवियत संघ। ठीक है, जिससे दोनों के मन में द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई। ठीक है, और शीत युद्ध को और बढ़ावा मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा था लास्ट घटनाक्रम 1951 तक का। तो यहाँ तक हमने घटनाक्रम को पूरा देख लिया। ठीक है, आई होप ये पूरा लेक्चर आप लोग को क्लियर होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, या आप मुझे मेल कर सकते हैं, या मुझे आप फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। ठीक है, सारे प्रॉब्लम को आपको सॉल्व किया जाएगा। जहाँ भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो आप बेझिझक बोलिए। ठीक है, उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक। हमने इस लेक्चर में शीत युद्ध के विकास के प्रथम चरण को देखा। अगले लेक्चर में हम लोग दूसरे चरण और तीसरे चरण को भी देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद लगभग एक लेक्चर और बनेगा, फिर आपका लगभग ये 2-3 लेक्चर में आपका ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा है शीत युद्ध, लेकिन अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये आपका फ्यूचर में भी काम देगा। फ्यूचर में बहुत सारे टॉपिक जो हैं इससे रिलेटेड हैं, इंटरनेशनल रिलेशन को समझने में मदद होगी। ठीक है, और आगे जाके आपका यूपीएससी वगैरह में भी आपको जब आप पढ़िएगा वर्ल्ड हिस्ट्री, वहाँ भी ये आपको काम देगा। वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने में सहायक होगी, और 12th के लिए तो इम्पोर्टेंट खैर ये है ही। ठीक है, तो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। लेक्चर कैसा लगा वो भी मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ सके और मैं और भी अधिक लेक्चर बना सकूं। ठीक है, वैसे मैं पूरा सिलेबस कवर करूंगा पॉलिटिकल और ज्योग्राफी का। उसके बाद जब ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तब मैं अन्य सब्जेक्ट की ओर बढ़ूँगा फिर। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप क्लियर होगा आप लोग को। और आप लोग आंसर राइटिंग अभी तक आप लोगों ने मेल नहीं किया है, जल्दी से उसको मेल कीजिए। ठीक है, आंसर राइटिंग करके। ठीक है, ताकि मैं चेक करूँ कि आपका तैयारी कैसा हो रहा है। ठीक है, आप किस तरह आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स उठा सकें। ठीक है, अचीव कर सकें। तो आज का लेक्चर यहीं तक। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।